हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं और ये खासकर हमारे यूपीएससी 2021 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पोर्शंस जो होते हैं उसको भी अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन सुबह 7 बजे स्ट्रीमिंग के माध्यम से मेरे यूट्यूब चैनल विजडम हब स्टडी पर उपलब्ध करा दी जाती है। ये जो वीडियोज़ है आप लोगों को यूपीएससी के अलावा CDS, RRB, रेलवे, IBPS, MPPSC, स्टेट PSC, MPPSC, CGL, इन सभी एग्ज़ाम में ये ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोस आप लोगों को पसंद तो आएगा, साथ में इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं वे प्रश्न जो कि आप लोगों को मैंने एक दिन पहले दिया था। अब इनको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध कब घटित हुआ था? तो 1576 में इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर को आधुनिक भारत का उत्कृष्ट एवं रचनात्मक कलाकार किसने कहा था? तो WB येट्स ने इनको कहा था। 16 वर्ष की उम्र में रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी पहली रचना थी जो प्रकाशित हुई थी? तो उस रचना का नाम था भानु सिन्हा। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये 1913 में इन्हें दिया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो यह जो कानून है ये 2013 में इसे अधिनियमित किया गया था। चलिए, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं वे टॉपिक्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 4 टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक रहेगा इसमें यहाँ पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, मतलब नेशनल टेक्नोलॉजी डे। दूसरा रहेगा कर्नाटक की हक्की पिक्की जनजाति क्या है, समझेंगे। तीसरा टॉपिक रहेगा बसव जयंती। फिर चौथा रहेगा PM किसान क्या है। तो देखिए, पहला जो टॉपिक है आपका वो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, मतलब नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो भारत में हर वर्ष प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिन पहली बार 11 मई 1999 को मनाया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों और तकनीकी रूप से जुड़े हुए लोगों को जो भी उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को स्मरण कराना इसका उद्देश्य होता है। इस दिन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा रखा गया था। भारत में हर वर्ष प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाता है, जो पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर का होता है। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है, मतलब यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्य करता है। यह भारतीय उद्योगों और अन्य एजेंसियों को स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और व्यवसायीकरण या घरेलू जो अनुप्रयोग होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसमें आयातित प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह संस्था जो 2021 की जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है उसकी थीम क्या थी? तो एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसका थीम था। ये जो दिवस हम मनाते हैं इसकी क्या महत्ता है, क्यों महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए? तो इस दिन भारत ने 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु बमों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। परमाणु मिसाइल का राजस्थान में भारतीय सेना ने पोखरण रेंज में परीक्षण किया था। मई 1974 में पोखरण फर्स्ट द्वारा ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के बाद आयोजित यह दूसरा परीक्षण था जिसमें भारत ने सफलता प्राप्त की थी। भारत ने पोखरण सेकेंड नामक एक ऑपरेशन में अपनी शक्ति फर्स्ट परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, जिसे ऑपरेशन शक्ति के रूप में भी जाना गया था, जिसका नेतृत्व दिवंगत राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। उसी दिन भारत में त्रिशूल मिसाइल, जो कि सतह से हवा में कम दूरी की मिसाइल थी, इसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था और फायरिंग के द्वारा इसका जांच की गई थी। यह भारत में निर्मित पहली स्वदेशी विमान थी हंसा 3, जिसका भी परीक्षण इस दिन किया गया था। तो यह दिन आप देखोगे तो यह बहुत ज़्यादा विशेष है, क्योंकि इस दिन कई ऐसे परीक्षण किए गए थे और उन सभी परीक्षणों में सफलता प्राप्त की गई थी। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है कर्नाटक की हक्की पिक्की जनजाति।
तो यह जनजाति क्यों चर्चा में है वर्तमान में? तो देखिए, हाल ही में क्या हुआ कि ये जो जनजाति है कर्नाटक में तो पाई जाती है, लेकिन इस जनजाति में कोविड के लक्षण नहीं पाए गए। यह जनजाति पूरी तरह से कोविड से बच गई। तो अब शोध का विषय ये होता है कि इनमें अगर कोविड के लक्षण नहीं पाए गए, इनके एक भी संख्या प्रभावित नहीं हुई, तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्या उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वे लोग प्रभावित नहीं हुए? तो इसके पीछे जो भारतीय शोधकर्ता हैं, वैज्ञानिक से जुड़े हुए, विज्ञान से जुड़े हुए, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए सभी लोग इसके ऊपर शोध कर रहे हैं। हक्की पिक्की जनजाति के बारे में अगर हम बात करें तो हक्की पिक्की जनजाति अर्ध घुमंतू जनजाति है। इनके देखा जाए तो 4 प्रकार के कैटेगरी वंश पाए जाते हैं, जिसमें से गुजराथियो है, कालीवाला है, मेवाड़ा है और पनवारा है। इनके 4 वंश पाए जाते हैं। ये कई दक्षिण भारतीय भाषाओं जैसे कि कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम के साथ साथ वागनी बोली भी बोलने में सक्षम होते हैं। ये जो वागनी बोली भाषा है यह गुजराती भाषा के समान प्रतीत होती है। ये हक्की पिक्की का अर्थ कन्नड़ में पक्षी पकड़ने वाला होता है, जिसे हम बर्ड कैचर कह सकते हैं। यह कर्नाटक की एक अनुसूचित जनजाति है, मतलब ये स्केड्यूल्ड ट्राइब है। ये अगर इनके हम उत्पत्ति और इतिहास की बात करें तो हक्की पिक्की जनजाति समुदायों का एक समृद्ध इतिहास है। इनका पैतृक संबंध महाराणा प्रताप सिंह के साथ होने का दावा किया जाता है। हक्की पिक्की एक क्षत्रिय या योद्धा आदिवासी समुदाय हैं, जिन्हें मुगल से पराजित होने के बाद दक्षिण भारत में पलायन करना पड़ा। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में महाराणा प्रताप के बारे में बताया था, तो आप उनसे इनको संबंध रख सकते हैं और देख सकते हैं कि जब मुगलों ने इनको परेशान किया और हरा दिया तो ये दक्षिण भारत में चले गए। ठीक है, अब हम दक्षिण भारत से ही एक ऐसे व्यक्ति के बारे में अगले टॉपिक में पढ़ेंगे जिन्होंने समाज सुधार के रूप में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बसव जयंती के अवसर पर जगत गुरु बसवेश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो यह क्या है कि देखिए 2015 में भारत के प्रधानमंत्री जो थे नरेंद्र मोदी जी, ये लंदन जाते हैं। तो लंदन की जो थेम्स नदी है, जिसे हम लैम्बैथ भी कहते हैं, के किनारे बसवेश्वर की प्रतिमा का उद्घाटन किया था इन्होंने। तो बसवेश्वर कौन हैं, इनका जन्म कब हुआ? तो बसवेश्वर जो हैं इनका जन्म कर्नाटक में 1133 ईस्वी में हुआ था। वह 12वीं सदी के एक महान भारतीय दार्शनिक, राजनेता और समाज सुधारक बने आगे चल के। वह शिव केंद्रित भक्ति आंदोलन में लिंगायत संत और कल्याणी चालुक्य कलचुरी वंश के शासक के दौरान हिंदू शैव समाज के सुधारक थे। लिंगायत भारत में एक हिंदू संप्रदाय है जो शिव को एकमात्र देवता के रूप में पूजता है। दक्षिण भारत में लिंगायत समुदाय का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है। उन्हें भक्ति भंडारी, जो कि एक तरीके से शाब्दिक रूप में भक्ति के कोषाध्यक्ष, या बसवेश्वर मतलब भगवान बसव के रूप में जाना जाता है इन्हें। इनके योगदान की अगर हम बात करें समाज में, राजनीति में, अन्य क्षेत्र में, तो बहुत ही अच्छा समृद्ध योगदान इनका दिखाई जान पड़ता है। बसवण्णा ने वचन नामक अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाई थी। विभिन्न महत्वपूर्ण लिंगायत कार्यों का श्रेय बसवण्णा को दिया जाता है, जिसमें शत स्थल वचन, कला ज्ञान वचन, मंत्र गोप्य, घटना चक्र वचन और राजयोग वचन आदि शामिल है। गौतम बुद्ध की तरह बसवण्णा ने भी आम जनमानस को एक तर्कसंगत सामाजिक व्यवस्था में आनंदपूर्वक जीने का तरीका सिखाया और बाद में शरण आंदोलन के रूप में जाना जाने लगा। यह आंदोलन, शरण आंदोलन ने सभी जनजातियों या जातियों के लोगों को आकर्षित किया और भक्ति आंदोलन के अधिकांश प्रकारों को तरह इसकी तरह क्या हुआ कि इसने महत्वपूर्ण साहित्य और वचनों की रचना ले ली, जिसमें वीरशैव जो संत है उसमें आध्यात्मिक मार्ग का जो प्रशस्त किया रास्ता। बसवा द्वारा स्थापित अनुभव मंडप ने सामाजिक लोकतंत्र की नींव रखी। बसव का मानना था कि मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि समाज में अपने आचरण से महान बनता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा चर्चित कह सकते हैं कि कोट है ये। उन्होंने कार्य को पूजा और उपासना के रूप में रेखांकित करते हुए शारीरिक श्रम की गरिमा बनाए रखने पर विशेष जोर दिया था। इनकी मृत्यु 1667 में मतलब
67 में इनकी मृत्यु हो जाती है। भक्ति आंदोलन में इनका विशेष योगदान रहा है। तो भक्ति आंदोलन तमिल क्षेत्र में शुरू हुआ था। इसने अलवर जो कि विष्णु के भक्त थे और नयनवार जो कि शिव के भक्त थे, वैष्णव और शैव कवियों की कविताओं के माध्यम से काफ़ी लोकप्रियता हासिल की इन्होंने। ये संत धर्म और एक औपचारिक पूजा के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि वे पूजा करने वाले भक्ति व्यक्ति और भगवान के बीच प्रेम पर आधारित प्रेम बंधन के रूप में देखते थे। ये भक्ति आंदोलन मूल रूप से 9वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में शंकराचार्य के साथ शुरू हुआ और भारत के विभिन्न हिस्सों में फैल गया था। 16वीं शताब्दी तक कबीर, नानक और श्री चैतन्य के साथ एक महान आध्यात्मिक रूप में ये सामने उभरा। फिर इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पीएम किसान योजना। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसे पीएम किसान कहा गया था, के तहत वित्तीय लाभ की 8वीं किस्त को जारी कर दिया है। अब ये क्या है? तो इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये की राशि किसानों को दी जाती है, जो कि भूमिधारक किसान होते हैं उनके खाते में डायरेक्ट स्थानांतरित किया जाता है, भले ही उनकी जोत कितनी ही क्यों ना हो। ठीक है। अब यहाँ पर जो 6,000 राशि होता है इसको 3 किस्तों में दिया जाता है, 2,000 की 3 किस्तों में। इसे फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। अब यह योजना भारत सरकार के द्वारा 100% वित्त पोषित है। ये मतलब यह जो इसके जितने भी राशि होती हैं वो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसमें राज्य प्रकार की 1% भी हिस्सेदारी नहीं है। इसे कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है, जिसके मंत्री यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर है। अगर लाभार्थियों की बात करें तो कैसे पहचान किया जाता है? तो लाभार्थी किसान परिवारों को पहचान करने का समग्र दायित्व राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के पास है। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आदानों की खरीद में छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय जरूरतों को पूरा करना इसका उद्देश्य है। किसानों की कृषि संबंधी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु साहूकारों के चुंगल से पकड़ने से बचाने हेतु खेती की गतिविधियों और उनकी निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए ये राशि उपलब्ध कराई जाती है। पीएम किसान मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। तो ये क्या है कि देखिए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र मतलब नेशनल इंफॉर्मेशन जो सेंटर है के द्वारा विकसित और डिज़ाइन किया गया पीएम किसान मोबाइल ऐप है, जो इसके माध्यम से किसान आसानी से इन सारी स्कीम को एक्सेस कर सकता है। इस ऐप के माध्यम से किसान अपने आवेदन की स्थिति देख सकता है, अपडेट कर सकते हैं तथा अपने आधार में सुधार कर सकते हैं। साथ ही इसके माध्यम से बैंक खातों में क्रेडिट की भी जांच की जा सकती है इस योजना के माध्यम से। तो यह योजना जो है किसानों को एक अच्छा खासा लाभ पहुंचाएगी, यह इसका उद्देश्य है। दोस्तों, इसके माध्यम से मैंने आप लोगों को पूरी समझाने की कोशिश करी कि किस पे आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो कि इसी 4 टॉपिक से संबंधित रहेंगे। पहला प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न ये है पोखरण फर्स्ट ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कब आयोजित की गई थी। हक्की पिक्की जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। जगत गुरु बसवेश्वर का जन्म कब हुआ था। पीएम किसान योजना कब लॉन्च किया गया था। पीएम किसान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। इन सभी सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसका जो अगला लेक्चर आएगा उसमें जो अच्छा जवाब देगा उनके नाम को उनके आंसर के साथ डिस्प्ले पर दिखाया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके जवाब दीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपने कितने केयरफुल तरीके से इस पूरे लेसन को सुना है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि जो हमारा पेज है इंस्टाग्राम पर विजडम हब स्टडी, उसके स्टोरीज़ में डेली में करंट अफेयर के क्वेश्चंस डालता हूं जो कि बहुत डिफर होते हैं। उनको जा करके आप अटेंड करिए और देखिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। उन सभी के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो और भी अच्छे तरीके से चल सके, चेक एंड बैलेंस के तरीके से। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।